कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। चलिए आते हैं हम लोग मुद्दे पर। इस समय आप देख रहे हैं कि चक्रवातों की झड़ी लगी हुई है भारत में। अभी अरब सागर में आपने देखा, जो भारत के पश्चिमी तट थे उस पर ताउते चक्रवात ने काफ़ी कहर बरसाया। और इस समय जो चल रहा है पीरियड, इसमें यास जो है वो हमारे पूर्वोत्तर भारत के तटीय हिस्सों में तबाही मचा रहा है। तो हम लोग टॉपिक भी इसी से रिलेटेड कुछ शुरू करने वाले हैं पहले, लेकिन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखेंगे। ह्यूमिडिटी वगैरह के बारे में देखेंगे, आर्द्रता क्या होती है, आर्द्रता के संदर्भ में देखेंगे, वर्षा के प्रकार देखेंगे, ठीक है, बादलों के बारे में देखेंगे, फिर वर्षा के टाइप देखेंगे, फिर चक्रवात देखेंगे। ये सारे दिन सीक्वेंस हम लोग चलेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है आर्द्रता, और इसी से रिलेटेड आगे जब हम आर्द्रता देख लेंगे तो आर्द्रता क्या होती है वो जान जाएंगे, तो फिर आप वर्षा के बारे में भी जान जाएंगे, वर्षा भी जान जाएंगे, फिर उसके बाद बादलों के भी प्रकार इसी में आप लोग देखेंगे आगे वाले बिंदु में। तो आज हम लोग बात करते हैं आर्द्रता के संदर्भ में। आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता वास्तव में नमी है, नमी को ही आर्द्रता कहते हैं। जैसे इंग्लिश में आप लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अभी तक जो पढ़ रहे थे बच्चों, वो क्या पढ़ रहे थे? वायुमंडल के बारे में सारी चीजें पढ़ रहे थे, है ना, और वायुमंडल में हवाओं के संदर्भ में पढ़ रहे थे। तो ये आर्द्रता होगी कहाँ, है ना? वायुमंडल में होगी हमारे, है ना, वायुमंडल में ही आर्द्रता हमारे होगी। तो वायुमंडल में आर्द्रता जाती कैसे है, और वायुमंडल में आर्द्रता का होना न होना किन कारकों पर निर्भर करता है, कैसे आर्द्रता चली जाती है वायुमंडल में, ये तमाम सारे बिंदुओं का हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। आर्द्रता नमी है। नमी जो हमारा, आप जानते हैं कि पूरे ग्लोब में 2/3 हिस्सा जो है जलीय क्षेत्र है। और आप लोगों ने देखा कि मानसून के बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों ने, हवाओं के बारे में जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने थोड़ा सा मानसून के संदर्भ में भी पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो सूर्य तप है वो जब धरातल पे पड़ता है तो इसकी मॉइस्चर्स को, इसकी नमी को अवशोषित करता है, और जब समुद्री क्षेत्र में यानी जलीय क्षेत्र में पड़ेगा तो उसका अवशोषण करेगा, जल को वाष्पित करेगा, मतलब मीन्स वाष्पित होगा जल, यानी ऊपर को जाएगा। जैसे आपने देखा कि आप अक्सर देखिए कि जो आपके छोटे मोटे तालाब और गड्ढे आसपास जो मकानों के आपके होंगे घरों के, वहाँ पे आप देखते हैं कि गर्मी के मौसम में वो गड्ढे सूख जाते हैं, या कपड़े हम बाहर नमी में सुखाते हैं, मतलब धूप में सुखाते हैं तो उसकी नमी खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो जो पानी है वो कहीं चला जाता है। तो चला जाता है, कहाँ चला जाएगा? जब उस पर सूर्य तप यानी कि उसमें टेम्परेचर उसको मिलेगा, गर्मी उसको मिलेगी, तो वो क्या होगा, उसका जल वाष्पित हो जाएगा, और वाष्पित होकर के कहाँ जाएगा? हमारे वायुमंडल में जाएगा, ठीक है। तो ये जो वायुमंडल में जो जलवाष्प जाता है सूर्य तप के कारण, सूर्य के टेम्परेचर के कारण, उसकी गर्मी के कारण से, यही जो सूर्य तप हमारे जलवाष्प को वायुमंडल में पहुंचा देता है, इसी को, यही जब जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचता है तो यही ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता कहलाता है, ठीक है। और वायुमंडल के संगठन में आप अगर देखेंगे तो वायुमंडल में जो विद्यमान ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता है वो लगभग अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पानी का रेशियो क्या होता है, लगभग 0% के बराबर होता है, वहाँ पानी बहुत कम बरसता है। तो वहाँ पर अगर सूर्य तप मिलेगा, वहाँ से अगर हवा ऊपर उठ के जाएगी तो वहाँ नमी कम से कम रहेगी उस हिस्से में, या कोई नमी वाली हवा जो है, आर्द्रता वाली हवा रेगिस्तानी क्षेत्रों से गुजरेगी तो वो रेगिस्तान का जो क्षेत्र है वो काफ़ी गर्मी वाला क्षेत्र होगा, तो उसकी नमी जो होगी वायु की उसको अवशोषित कर लेगा, यानी उस वाली हवा में आर्द्रता का परसेंटेज लगभग करीब में 0% के करीब में हो जाएगा, या लगभग करीब में 0% के हो जाएगा। और जब यही चीज समुद्री तटों पर जाएगी हवा जो आर्द्रता लिए हुए है, तो वहाँ परसेंटेज ज़्यादा होगा। यानी कि समुद्री क्षेत्रों पर अगर हम देखें, सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी और वो जब जल वाष्पित होकर के ऊपर जाएगा तो वहाँ वाली जो हवा होगी उसमें आर्द्रता का परसेंटेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप समझिए कि वायुमंडल में जो हमारी हवाएं हैं इसमें जो आर्द्रता का परसेंटेज है वो 0 से 4% के आसपास का होता है, ठीक है।
तो यानी कि हमारी वायु में आर्द्रता लगभग 4% के करीब में विद्यमान है अधिकतम, ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, ठीक है। तो आर्द्रता के बारे में, ये आर्द्रता जब होगी तो ये आर्द्रता बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप कराती है जिनको देखने के लिए अगर देखेंगे तो बड़ी रोचकता उत्पन्न होती है। जैसे आपने धुंध देखा होगा, कोहरा देखा होगा, फॉग देखा होगा, कोहरे को फॉग कहते हैं। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, जैसे पाला का पड़ना होता है, ओला पड़ता है ना, बादलों का कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि धुंध सी स्थिति दिखाई देता है। अक्सर आप देखेंगे कि ठंडक के मौसम में विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। ये सब किन कारणों से होते हैं? यही जो वायु में हमारे जलवाष्प की मात्रा होती है, इन्हीं कारकों के कारण से ओस, कोहरा, धुंध, बादल, पाला, ओला, ये सब जो स्थितियां बनती हैं, ये सब जलवाष्प की मात्रा की उपस्थिति के आधार पर ही बन पाती है जो वायुमंडल में हमारे उपस्थित होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये अगर जलवाष्प ना हो, यही आर्द्रता ना हो, है ना, जलवाष्प एक तरह से कहिए वही आर्द्रता, तो जलवाष्प अगर हमारे वायुमंडल में ना हो तो ये एक्टिविटीज हमें नहीं दिखाई देंगी। क्लियर? चलिए तो थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे वायुमंडल में किन रूपों में होता है? तो ये वायुमंडल में हमारे 3 रूपों में होता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों रूपों में होता है। कैसे होता है? जैसे जब ये गैसीय अवस्था में होता है, जैसे अक्सर देखते हैं ना कि आप जानते हैं कि आपको दिखाई देता है, जैसे इसमें बारिश का मौसम बना हुआ है, तो आप देखिए काले काले से बादल दिखाई देते हैं और लगता है कि अब पानी बरस ही जाएगा। तो कैसे पता हो जाता है आपको कि पानी बरस ही जाएगा? वो बादल को देख करके आप आइडिया लगा लेते हैं, क्योंकि उसमें आर्द्रता है। और आर्द्रता फिर कैसे वर्षा कराती है, ये सब भी हम लोग अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। बट अभी जान लीजिए कि वो जो उसमें नमी होती है, उसी के कारण से हमारे यहाँ वर्षा होती है। तो यानी कि जो हवा होती है ना, हवा जब चलती है तो इसमें हवा के साथ में आप जानते हैं कि क्या क्या चीजें विद्यमान हो सकती है, जैसे धूल कण, ठीक है, जैसे बहुत बारीक बारीक जो छोटे छोटे कण होते हैं धूल के, ये भी वायु के साथ साथ उड़ते रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ये आपको कब दिखाई देंगे कि जब कोई रोशनी किसी छोटे से हिस्से से कहीं पे रोशनी अंदर के हिस्से में आ रही हो, तब आप उसमें देखिए बहुत सारे आपके बारीक बारीक कण आपको दिखाई देंगे जो कि डस्ट के, धूल के कण होते हैं, ठीक है। तो ये पूरे वायुमंडल में हमारे व्याप्त है, ठीक है। और खासतौर से देखिए ये जो हम लोग आर्द्रता वगैरह के बारे में देख रहे हैं, ये क्षोभमंडल की ही सारी एक्टिविटीज है, ओके। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा बादल दिखाई देंगे। ऊपर से आप जानते हैं 2/3 हिस्सा हमारा समुद्री क्षेत्र है, तो यहाँ का जल जब वाष्पित होकर के ऊपर उठता है तो इसमें जो बारीक साल्ट के कण होते हैं, ये भी जो है ऊपर जलवाष्प के साथ ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो धूल हो गया, जलवाष्प हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे तो धुआं है, धुआं भी आपका वायुमंडल में जाता है। जैसे आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है, चिमनियाँ हैं, के माध्यम से बहुत बारीक आपको धुएं के रूप में वो उसके कण आपको वायुमंडल में मिलेंगे। तो ये जो आपके धूल, धुआं और जो ये कण आपके विद्वान नमक के कण जो मिल रहे हैं, समुद्री नमक के कण, ये वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही कण के रूप में जाने जाते हैं। इन्हीं में ही जाकर के आर्द्रता इनसे मिल जाती है। और मिल जाती है का मतलब आप समझिए कि इसे हवा चल रही है और हवा में क्या हो जाएगी, धूल हो जाएगी, धुआं हो जाएगा, नमक के कण हो जाएंगे, ये उसी के साथ विचलन करेंगे। और हमने अभी आपको बताया कि इसके साथ कहीं कहीं की वायु में जहाँ पर खूब ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पर आर्द्रता, उसके साथ जलवाष्प भी साथ ही साथ चलेगा, ठीक है। यानी कि हवा जब चलती है तो अपने साथ क्या लिए रहती है, धूल लिए रहेगी, धुआं लिए रहेगा, नमक के कण लिए रहेगा और जलवाष्प भी लिए रहता है। तो ये जब जाती है तो जहां पर इसका मतलब एक तरह से कहिए कि जब टेम्परेचर उस वायु का जब टेम्परेचर घटने लगेगा तो उस आर्द्रताग्राही जो कण हैं आपके, यानी कि धूल है, धुआं है या नमक के जो कण है, जब इनका टेम्परेचर कम होने लगता है, यानी कि उस वायु का तापमान कहीं से जब गुजरती है वहाँ का तापमान कम होने लगता है, तो ये क्या होते हैं, संघनित होने लगते हैं, जलवाष्प संघनित होने लगती है, फिर वर्षा करा देती है। और अगर इसी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की मात्रा मतलब बढ़ जाएगी। यानी कि अगर कहीं पे टेम्परेचर वायु का घट रहा है तो आप समझ लीजिए कि चूंकि वायु का टेम्परेचर घटने का मतलब यहाँ पर है वायु से कि ये वायु, ये जो कण आपके हैं, धूल है,
धुआं है, नमक के कण हैं, ये जब ठंडे होते हैं तो जल की जो उसमें जलवाष्प होती है, जल की बूंदों को संघनित कर लेते हैं और फिर वर्षा करा देते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा मुझे लगता है समझ आया होगा आप लोगों को। चलिए और भी जानते हैं थोड़ा सा। तो ये वायुमंडल में हमारे 3 रूपों में होते हैं। तो पहला जिनका जो रूप होता है वो क्या होता है, गैसीय रूप। जब हमारे वायु के साथ ये विचलन आर्द्रता वाली हवा चलती है तो गैसीय रूप में होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, ठोस रूप में जब हिमपात होता है। आप देखे होंगे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जितने भी हिल स्टेशन वगैरह हैं, वहां पे क्या होता है, मोस्टली पानी नहीं बरसता है, वहां पर क्या होता है, स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरता है। तो वो कहाँ से गिरता है बेटा, वही चीजें तो है ना, वो आर्द्रता ही तो है, वो जलवाष्प ही तो है जो ठोस रूप में होती है। तो यानी कि जो आपका दूसरा रूप ठोस रूप में आप देखेंगे तो बर्फ के रूप में आपको दिखाई देगा। ठीक है, अक्सर आप देखते हैं कि कभी कभी बारिश होती है तो पत्थर के कण भी गिरते हैं, वो क्या होते हैं, कहाँ से, तो भगवान गिराता है क्या, वो एक्चुअल में वही होते हैं। ठीक है, वही जो कण होते हैं जो वहाँ पर, अभी आपके बारे में बताएंगे इसको, कि इसका जब हिम लेवल से नीचे का चला जाता है तब ऐसा हिमपात वगैरह करते हैं या बर्फबारी वगैरह होती है। और उसके अलावा आप देखेंगे तरलावस्था, तो तरलावस्था तो सिंपल सी बात है कि पानी जब बरसेगा तो आपको पता चलेगा भगवान पानी बरसा रहे हैं। तो भगवान कहाँ से पानी बरसाते हैं, भगवान चूंकि वहीं से पानी उठाते हैं और फिर उसके बाद वही बरसा देते हैं। तो 3 अवस्था आपको समझ में आई होगी। एक तो हवा जब चलती है उसमें आर्द्रता लिए रहती है तो वो आपका गैसीय अवस्था के रूप में हो जाता है, और जब पानी के रूप में वो नीचे आ जाती है तो तरलावस्था में हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में जब वो हिमपात के रूप में होती है तो ठोस अवस्था। तो 3 अवस्था हो गई इसकी, गैसीय अवस्था, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे कि अच्छा एक सवाल ये भी है, मतलब अच्छा होता है कि हमारे ग्लोब पे कौन से ऐसे हिस्से हैं, महाद्वीपीय हिस्से, किस अक्षांश से किस अक्षांश के मध्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, वाष्पीकरण होता है, यानी कि वाष्पीकरण की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं बच्चों, जिन लोगों ने पुराने वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा कि सूर्य की जो स्थिति होती है वो मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, वो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य होती है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होती है। तो ये जो बेल्ट होगा, क्या होगा, ये बेल्ट चाहे महाद्वीपीय क्षेत्र का हो चाहे महासागरीय क्षेत्र का होगा, सबसे ज्यादा वाष्पीकरण यहीं पे होगा, क्योंकि वाष्पीकरण सिर्फ और सिर्फ किस कारण से होता है, टेम्परेचर के कारण से, सूर्यातप के कारण से होता है। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि महाद्वीपीय क्षेत्रों में और महासागरीय क्षेत्रों में ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है कि किन क्षेत्रों में वाष्पीकरण सबसे ज्यादा होगा, यानी कि तो ये तो आपके क्षेत्र हो गए कर्क और मकर रेखा के मध्य में वाष्पीकरण सबसे ज्यादा होगा। एक सिंपल सा अगर सवाल आता है तो इसमें अगर कोई पूछ दिया है तो आप इसको सीधे से बता देंगे। लेकिन अगर इसमें पूछता है कि किस अक्षांश से किस अक्षांश के मध्य में महाद्वीपों में वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है, या पूछे कि महासागरों में किस अक्षांश से किस अक्षांश तक वाष्पीकरण सबसे ज्यादा होता है, तो आप ये जान लीजिए कि 10 डिग्री महाद्वीपों के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के जो बेल्ट के हिस्से होते हैं महाद्वीपों के, वहां पर सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है। और महासागरीय क्षेत्र में 10 से 20 डिग्री दोनों अक्षांशों में, यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांश के मध्य का जो हिस्सा पड़ेगा आपका, दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे 10 डिग्री से 20 डिग्री महासागरीय क्षेत्र का जो हिस्सा पड़ेगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा वाष्पीकरण है। देखिए आप लिखा होगा 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्ध, इसका मतलब ये होगा। और उसके बाद में 10 डिग्री यानी कि 0 से 10 डिग्री उत्तर और 0 से 10 डिग्री दक्षिण वाला जो हिस्सा पड़ता है, महाद्वीपीय अगर हिस्सा है तो यहाँ वाष्पीकरण सबसे ज्यादा होगा। अब वाष्पीकरण जब होगा तो वही सब घटनाएं कराएगा, वर्षा कराएगा। आज हम लोग इसको देख रहे हैं ना, आगे चलकर इसकी बड़ी आवश्यकता पड़ेगी, हमको बड़ा मजा आएगा इसमें से, और बड़े क्वेश्चन इसमें से आयोग पूछता भी है ना, क्योंकि मानसून एक ऐसी चीज है, भारत कैसा कंट्री है, कृषि प्रधान देश है ना, और मानसून इस पर बेस्ड रहता है। तो मानसून आपको जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं बेटा, मेंस के दृष्टिकोण से और प्री के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस नाते इसको बहुत सीरियसली आप इसको हर एक कॉन्सेप्ट को वीडियो देख लीजिए, आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी। फिर कोई भी टेक्स्ट बुक आप उठा के पढ़ेंगे तो आपको एक समझ आपको आएगा और फिर आप उसको ईजिली लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हिस्सा आपने जान लिया कि कहाँ पर वाष्पीकरण सबसे ज्यादा होता है, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं आर्द्रता। तो आर्द्रता किसी वायु की जो आर्द्रता होगी इसे हम नापेंगे कैसे, है ना,
इसको मापने के लिए क्या होता है, तो इसकी मापने की इकाई है ग्राम प्रति घन मीटर। घन मीटर मतलब समझते हैं ना, क्यूब के इस हिस्से में होता है, यानी घन मीटर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों जो हिस्से होंगे एक घन मीटर में है, ठीक है, एक घन मीटर में आर्द्रता को नापने का ग्राम प्रति घन मीटर, यानी एक घन मीटर वायु का जो क्षेत्र है उसमें कितने ग्राम क्या है, आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। तो इसे नापते, आर्द्रता को किससे नापते हैं, ग्राम प्रति घन मीटर में नापते हैं, ठीक है। यानी आप समझ गए होंगे एक घन मीटर क्या होता है, ठीक है, चाहे में ये आपके तीनों हिस्से उसके बराबर समान होने चाहिए, ठीक है। तो इसको नापते हैं। अब इसके अलावा आता है कुछ ऐसे बिंदु आते हैं जिनके बारे में आप देखेंगे आर्द्रता सामर्थ्य वगैरह क्या है। तो कोई वायु जो होती है ना, वायु का एक उस पर अगर कोई एक टेम्परेचर को निर्धारित हो तो उस पर क्या होता है, उसका जलवाष्प को अवशोषित करने की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा वो अवशोषित नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसके संदर्भ में आप देखिए कि आर्द्रता, यहाँ थोड़ा देखिए पहले इसको समझिए। किसी निश्चित तापमान पर एक घन मीटर वायु जितने ग्राम जल को अवशोषित कर सकती है उसे उसका आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। आर्द्रता सामर्थ्य मैंने भी बताया एक घन मीटर, ठीक है, एक घन मीटर वायु में एक निश्चित तापमान पर, देखिए जब गर्मी होगी, जब उष्मा पड़ेगी तभी जलवाष्प वायुमंडल में जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं जाएगा। नमी जब रहेगी, नमी किसी हिस्से में रहेगी और उसमें टेम्परेचर पड़ेगा तभी वो जलवाष्प पर हो जा सकता है। तो वहां पर यही बात है, एक निश्चित टेम्परेचर में एक घन मीटर वायु है, ठीक है, एक घन मीटर वायु में जितने ग्राम जलवाष्प की मात्रा ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है, यानी कि भाई एक घन मीटर वायु है तो उसे तापमान मतलब उसको नमी को, आर्द्रता को अवशोषित करने की कैपेसिटी होगी ना, ग्रहण करने की क्षमता होगी। तो जो ग्रहण करने की क्षमता है वही आर्द्रता सामर्थ्य है। भाई किसी भी चीज को आप कोई भी चीज सोखता ले लीजिए, सोखते में क्या करते हैं, पानी में आप डुबो देंगे, ठीक है, तो वो कितना अवशोषित करेगा, उसका एक कैपेसिटी है ना, उसकी कैपेसिटी के बराबर अवशोषित करेगा। उसी तरह से एक घन मीटर वायु जो जलवाष्प को अवशोषित करेगी उसकी क्या एक निश्चित इकाई होगी ना, एक क्वांटिटी होगी, तो उसी को ही आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। तो एक निश्चित तापमान पर एक घन मीटर वायु जितने ग्राम जल ग्रहण कर सकती है, ठीक है, उसे उसका आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं या ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं, यानी उससे ज्यादा फिर वो जलवाष्प को अवशोषित नहीं कर सकती है। समझ गए होंगे आप लोग, इसी को ही आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि सैचुरेटेड वायु कब हो जाती है, जब किसी वायु में आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर जलवाष्प हो जाए। अब स्वाभाविक बात वही बात जो आप लोगों ने मैंने बताई कि भाई एक घन मीटर वायु है और एक कोई सामान्य सा तापमान है, ठीक है, उसमें जो जल को अवशोषित करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है, जो कैपेसिटी है तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी उसे कहते हैं, यानी कि आर्द्रता सामर्थ्य उसे कहते हैं, ठीक है। तो वो भी एक निर्धारित होगी ना, तो कहने का मतलब आर्द्रता सामर्थ्य जब उसके कोई जल कोई एक घन मीटर वायु, ठीक है, जब एक जितनी उसकी आर्द्रता सामर्थ्य है उतना अपने अंदर वो जलवाष्प को जब अवशोषित कर लेगी तो वो क्या कहलाएगी, संतृप्त वायु कहलाएगी, यानी कि फिर अब वह वायु जो है और ज्यादा जलवाष्प को अवशोषित करने की कैपेसिटी उसकी समाप्त हो चुकी है, क्षमता समाप्त हो गई है, तो वही वायु क्या कहलाएगी, संतृप्त वायु कहलाएगी। इसे इंग्लिश में सैचुरेटेड एयर कहेंगे। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सैचुरेटेड एयर आप समझ गए, सैचुरेटेड एयर कौन सा होता है, यानी कि आर्द्रता सामर्थ्य, अगर किसी वायु की आर्द्रता सामर्थ्य जो है वो क्या हो गया है, फिल हो गया, आर्द्रता सामर्थ्य कंप्लीट हो गया है, तो क्या हो गया, वो वायु कैसे कहलाएगी, संतृप्त वायु या सैचुरेटेड एयर के नाम से उसको जाना जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब इसको और आगे के पॉइंट्स में देखते हैं। अब जब कोई वायु बेटा सैचुरेटेड हो जाए, ठीक है, यानी कि संतृप्त हो जाएगी, तो अब क्या करेगी, भाई संतृप्त कोई हो गई, अब हमारी किसी चीज को सोखने की कैपेसिटी नहीं है, तो अब क्या करेगा, वो जल की बूंदों के रूप में आने का प्रयास करेगा ना। अब उसमें
संघनित होकर के जल की बूंदें मिलेंगी और फिर वो वर्षा कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे है, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाती है तो वह उसका अशांत बिंदु कहलाता है। ठीक है, किस पे? जिस न्यूनतम तापमान पर कोई वायु संतृप्त हो जाएगी, संतृप्त मतलब अब नहीं हम अवशोषित कर पाएंगे, अब हमारी कैपेसिटी फिल हो गई, अब संतृप्त होने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि अब हम बरसेंगे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वो शांत बिंदु कहेंगे। अब उस पर डिपेंड ये करेगा फिर वो बरसेगा कि हिमकणों के रूप में परिवर्तित होगा। अब वहां पर डिपेंड करेगा बेटा टेम्परेचर का। अगर मान लो कोई हवा सेचुरेटेड हो गई है, ठीक है, अब उसको एक तरह से कहिए कि संतृप्त हो चुकी है, तो अब सेचुरेटेड हो गई है, संतृप्त हो गई है, तो उसमें क्या होगा कि अब तो अगर वहां का टेम्परेचर हिमांक बिंदु से नीचे है या हिमांक बिंदु से ऊपर है, भाई कोई चीज जैसे मान लो वही है ना कि अवशोषित कर लिया पूरी तरह से वायु ने जितना उसको जलवाष्प को अवशोषित करना था, तो वहां वाला जो हिस्सा है अवशोषित करने के बाद में क्या वहां का टेम्परेचर हिमांक से नीचे है यानी कि माइनस में है या माइनस से ऊपर की स्थिति में है। तो जब डिपेंड ये करेगा कि माइनस के नीचे यानी हिमांक, उसे हिमांक कहिए या माइनस में कहिए, हिमांक के ऊपर या हिमांक के नीचे के स्थितियों में होगा। तो जब हिमांक के ऊपर होगा तब क्या क्या चीजें बनेंगी, जब हिमांक के नीचे होगा तब क्या क्या चीजें बनेंगी। तो यही बात मैंने बताया आपको कि जैसे ओस है, कोहरा है, धुंध है, बादल है, पाला है, ओला है, हिमपात है, पच्छा मेघ है, ये सब कैसे? वही जब सेचुरेटेड वायु, ठीक है, जब आपकी सेचुरेटेड वायु हिमांक बिंदु पर पहुंच जाएगी तब ये स्थितियां उसके सामने क्रिएट होंगी, खड़ी होंगी, उत्पन्न होंगी। क्या बनेंगी? अगर हिमांक बिंदु से ऊपर है, हिमांक बिंदु से ऊपर है का मतलब यानी हिम नहीं बन पाएगा। ठीक है, हिमांक बिंदु से ऊपर है का मतलब यानी हिम नहीं बन रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये लैंग्वेज बच्चे बहुत थोड़ा सा नए बच्चे समझ नहीं पाते हैं। हिमांक बिंदु से ऊपर का मतलब है कि यानी हिम नहीं बन रहा है, उसको हिम बनने के लिए और टेम्परेचर नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो हिमांक बिंदु से जब ऊपर रहेगा, यही चीज धूल धुआं वाले कण जब वायुमंडल में रहेंगे तो उससे क्या बनेगा? ओस बनेगा, कोहरा बनेगा, धूल बनेगा, बादल बनेंगे। यहाँ देखिए हिमांक से ऊपर होने पर, और हिमांक से जब नीचे हो जाएगा तब वही पाला पड़ता है, हिमपात होता है। जैसे आप लोग जब हिल स्टेशनों पे घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है? हिमांक से नीचे चला आता है, तो वो क्या होता है जब वो ड्रिजलिंग के रूप में, जैसे हमारे यहाँ ड्रिजलिंग होती है ना, फुहारे पड़ते हैं पानी की, उसी तरह से यही ड्रिजलिंग वाली स्थिति जब पहाड़ी क्षेत्रों में होती है तो बेटा बर्फ के रूप में आती है, तो हम उसका एंजॉय करते हैं, है ना, उसको एंजॉय करते हैं। तो ये चीजें, लेकिन अगर आप देखेंगे तो फसलों के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है, जैसे पाला है, ओला है, हिमपात है, ये सब क्या करता है? फसलों को बड़ी हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो वहाँ की टेम्परेचर होता है वो काफी नीचे हो जाता है, यानी हिमांक के नीचे आ जाता है। तो समझ लेंगे आप लोग? ठीक, तो ये बिंदु थे, मतलब हिमांक से नीचे होने में पाला, ओला और हिमपात। ऐसे पूछता है एग्जाम, इसमें भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसमें से मतलब ये कब की स्थिति बनेगी कि पाला, ओला, हिमपात वगैरह। तो हिमपात तो हम बता ले जाएंगे कि मतलब जो है हिमांक से नीचे होने की स्थिति में, लेकिन बाकी पाला, ओला में भी आप ध्यान रखिएगा कि ये इस तरह की स्थिति बनती है। ठीक, आगे देखते हैं कुछ और बिंदु हम लोगों के पास है। वायु में उपस्थित सूक्ष्म कणों के इर्द गिर्द, अब देखो यही बात इसमें बताने की कोशिश की जा रही है कि वायु के जो ये संघनन की क्रिया कैसे होती है। तो संघनन की क्रिया क्या होती है कि वही बात मैंने आपको बताई, फिर से मैं रिपीट कर देना उस बात को, कि जब ये वायु जो है कहीं से कहीं को जाती है, मान लो यहाँ पे समुद्री क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे सूर्य की किरणें खूब पड़ी और जलवाष्प अवशोषित मतलब जो है ऊपर उठ गया, और जलवाष्प ऊपर गया तो वायु में विद्यमान हो गया जलवाष्प। ठीक है, अब विद्यमान जलवाष्प हो गया तो इसमें क्या होगा? इसके साथ क्या जाएगा? सॉल्ट भी जाएगा। ठीक है, धूल भी जाएगी, जो वायु कहीं से आ रही होगी ना, मान लो रेगिस्तानी क्षेत्र से, आप इमेजिन करो थार के रेगिस्तान से, सहारा के रेगिस्तान से कोई हवा जा रही है, तो भाई उसमें धूल के कण भी आएंगे ना, और फिर इंडस्ट्रियल क्षेत्र से जाएगा तो धुएं के भी कण आएंगे, तो ये सब मिल जाएंगे उसके साथ। तो अब ये हवा आगे को कहीं जब विचलन करेगी तो आगे की तरफ जब विचलन, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि धूल, धुआं और समुद्री नमक जो है ये क्या होते हैं? संघनन के एक अच्छे केंद्र होते हैं। ठीक है, और संघनन तभी हो सकता है जल का, जलवाष्प का संघनन तभी हो सकता है जब टेम्परेचर कम हो।
है ना। तो टेम्परेचर कम होने पे संघनन होने लगता है, ठीक है। चलिए आगे कुछ और भी चीज़ों को देखते हैं इसमें। अब देखते हैं कि आर्द्रता एक्चुअल में कितने प्रकार की होती है ना। या इससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये देख लें कि स्मेज क्या होती है, स्मॉग क्या होता है, ठीक है। देखिए स्मेज के बारे में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जब धुंध और धुआं ये दोनों मिक्स कर होते हैं, धुंध और धुआं जब मिलते हैं तो क्या किसका निर्माण हो जाता है बेटा, स्मेज। तब उससे बनी जो धुंध वाली संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं, स्मेज कहते हैं। स्पेलिंग है यस या में जेडी, स्मेज, ठीक है। और जब स्मॉग किसे कहते हैं, स्मॉग के बारे में देखेंगे। जब आप देखेंगे कि जो मेट्रो सिटीज हैं, और मेट्रो सिटीज में आप जानते हैं कि बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से, ठीक है। तो उसके अलावा आप देख रहे थे कि जैसे स्मॉग है, इसमें क्या होता है कि औद्योगिक जो क्षेत्र होते हैं या कहिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज, उसमें क्या होता है कि बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज से सल्फर वायु में जाती है, हमारे वायुमंडल में पहुंचती है। तो वो सल्फर धुआं कोहरे से मिक्स करके जो संरचना बनती है, यानी कि जैसे देखते हैं दिल्ली वगैरह में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, आप ठंडक के महीने में देखेंगे। तो बीजिंग, चीन के बीजिंग शहर में भी आपने देखा था कि न्यूज के विषय बने थे। और भारत में तो हमेशा ठंडक के मौसम में आप देखते हैं कि पुआल वगैरह जलाने के लिए बड़े पैमाने पर हरियाणा पंजाब में ऐसे किए जाते हैं, तो उसका बड़ा असर दिखाई देता है कि धुंध बनी रहती है, दिखाई नहीं देता है ना। तो प्याल वगैरह जलाने के लिए, तो ये उससे जो धुंध बनता है वो स्मोक कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग बेटा आर्द्रता। आर्द्रता कितने प्रकार की होती है, तो आर्द्रता के बारे में अगर हम देखें तो आर्द्रता में टोटल हमारी 3 प्रकार की आर्द्रता होती है। एक तो होती है निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरी होती है विशिष्ट आर्द्रता, और तीसरी होती है सापेक्ष आर्द्रता। ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में जब आपका प्री के क्वेश्चंस में आएगा वहां भी है, मेंस में भी है इसका। अब देखिए निरपेक्ष आर्द्रता क्या है, तो इसमें क्या है कि वायु, देखिए वायु में आप जलवाष्प की मात्रा को नापने, यहाँ पर सारी जो यहाँ पर देखिए सब में आर्द्रता लगी है ना, तो आर्द्रता मतलब क्या होगा, नमी, यानी कि जलवाष्प, ठीक है। ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा इसके टॉपिक में, आर्द्रता मतलब जलवाष्प। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या, विशिष्ट आर्द्रता क्या, सापेक्ष आर्द्रता क्या। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्षेत्र में वायु में जो आर्द्रता को मापने का जो सबसे सटीक और बेहतर पैमाना जो है वो सापेक्ष आर्द्रता है। सापेक्ष आर्द्रता परसेंटेज में मापा जाता है, इससे एग्जैक्टली पता चलता है कि जलवाष्प की मात्रा कितनी है वायु में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि निरपेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता है क्या। निरपेक्ष आर्द्रता में क्या होता है, वायु के प्रति इकाई आयतन में, ठीक है, वायु के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, ठीक है, जलवाष्प की मात्रा को ही निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। यहाँ पे देखिए इस बात को यहाँ पे बताया गया है, वायु के प्रति इकाई आयतन, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, आयतन, ठीक है, यानी कि कितना एरिया कवर कर रहा है कौन, वायु, ठीक है, उसमें विद्यमान जलवाष्प की जो मात्रा होगी, ठीक है, जलवाष्प की जो मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी निरपेक्ष आर्द्रता कहलाएगी, ठीक है। वायु के प्रति इकाई आयतन में मौजूद जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है, ठीक है। आयतन में जलवाष्प एक स्पेसिफिक आयतन होगा इस क्षेत्र का, वायु के प्रति इकाई आयतन में, तो मतलब एक स्केल बना लेंगे, एक पैमाना बना लेंगे। ये मान लो एक घन मीटर वायु में, मान लो एक तरह से आप बताते हैं आयतन में कितने जलवाष्प की मात्रा है जो वो क्या कहलाएगी, निरपेक्ष आर्द्रता के संदर्भ में कहलाएगी। उसके अलावा विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है, वायु के प्रति इकाई भार में, वायु के प्रति इकाई भार में उपलब्ध जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। देखिए वायु के प्रति इकाई भार, वेट, जलवाष्प का जो वेट होता है, यानी कि इसमें यहाँ पर आप क्या करेंगे, उसको वेट में नापेंगे, वजन में, किसको, जलवाष्प को नापेंगे, हवा को भी
कैलकुलेट करेंगे और उसमें कितनी मात्रा में आपका जलवाष्प है उसे क्या कहेंगे, विशिष्ट आर्द्रता कहेंगे। ठीक है, तो ये दो हो गया, निरपेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। और अपना बहुत ही महत्वपूर्ण है वो सापेक्ष आर्द्रता है। ठीक है, इसको भी आप निरपेक्ष आर्द्रता को इंग्लिश में देखेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और विशिष्ट आर्द्रता को कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, विशिष्ट आर्द्रता। और सापेक्ष आर्द्रता को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी भी तापमान पर, मतलब कोई एक औसत टेम्परेचर आप ले लीजिए, कोई भी तापमान में वायु में जो है उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा है, किसी तापमान में वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, ठीक है, कोई टेम्परेचर आप अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, उसमें उस टेम्परेचर में वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा सेम उसी टेम्परेचर पर जिस तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है, उसी तापमान पर उसी वायु में जलवाष्प के धारण करने की मात्रा, जलवाष्प को ग्रहण करने की मात्रा। ठीक है, क्या होता है, किसी तापमान में वायु में उपस्थित कोई टेम्परेचर है और उस टेम्परेचर पे उस वायु में जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है, उसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है, मान लो किसी वायु का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 30 डिग्री सेल्सियस में उसमें जो उस समय उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा है, ठीक है, और उस 30 डिग्री टेम्परेचर में अधिकतम कितना अवशोषित जलवाष्प अवशोषित करने की कितनी क्षमता है। दो बात समझ में आ रही है, एक तो 30 डिग्री टेम्परेचर की कोई वायु है, उसमें कितना जलवाष्प की मात्रा है, और दूसरा कि 30 डिग्री टेम्परेचर वाली वायु की कितनी जलवाष्प को धारण करने की जो क्षमता है। दोनों बात समझ गए होंगे आप लोग। दोनों के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या, किसी वायु में किसी तापमान पर वायु में जलवाष्प की मौजूदा जो मात्रा है, ठीक है, और उस वायु के जलवाष्प धारण करने की जो मात्रा है, इन दोनों के जो अनुपात होता है वही सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। समझ गए हमको बेटा? ठीक है, तो देखिए किसी भी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प का उसी वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता, जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसको बेटा हमेशा प्रतिशत में मापा जाता है। इसको अगर आप देखेंगे सापेक्ष आर्द्रता के लिए तो फार्मूला नहीं देता है क्वेश्चन करने के लिए, तो इस फार्मूले में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमने क्या बताया था, सापेक्ष आर्द्रता बराबर क्या, किसी तापमान पर वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा। देखिए, किसी तापमान पर वायु में उपस्थित या उसमें उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी तापमान पर उसी वायु के आर्द्रता सामर्थ्य। आर्द्रता सामर्थ्य मतलब ये हो गया सापेक्ष आर्द्रता, मतलब जलवाष्प धारण करने की जो क्षमता, जहां पे हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर आर्द्रता सामर्थ्य के बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या होता है, 1 घन मीटर वायु में जलवाष्प को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। तो वहां पर यहाँ पर भी जो शब्द है आर्द्रता सामर्थ्य है। ठीक है, तो किसी वायु पर उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, ठीक है, और उसी ताप पर उसी वायु की आर्द्रता सामर्थ्य बटे आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100 करने पे जो भी सॉल्व करने पे जो भी परसेंटेज में आएगा, यहाँ पे प्रतिशत होना चाहिए, यहाँ पे प्रतिशत जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। और किसी भी वायु की, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि किसी भी वायु की आर्द्रता नापने का जो सबसे बेहतर पैमाना है वो सापेक्ष आर्द्रता है। ठीक है, अब इसी से ही हमारे आगे के जो टॉपिक बनेंगे वो आर्द्रता हम समझ ली। तो आर्द्रता के आधार पर हमने देखा, तो कणों के बारे में देखा कि धूल कण थे, धुआं था, नमक के कण थे, इसके कारण से जो एक्टिविटीज हो रही थी इसमें देखा आपने ओस को, ओला है, कोहरा है, धुंध है, पाला है ना, इन सब चीजों के संदर्भ में आप लोगों ने देखा ये तमाम सारी चीजें आपकी मिलती हैं किसके कारण से, आर्द्रता के कारण से। तो
तो जब ये वायुमंडल में मिलेंगी तो इसी के क्रम में हम लोग आगे देखेंगे बादलों का निर्माण होगा, और बादलों के बनने में किन किन चीज़ों की भूमिका कैसे कैसे है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।